1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान का पूरा ध्यान अपनी मुख्य भूमि पर था। पंजाब और बंगाल जैसी जगहों पर सरहद को लेकर बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे, जिसे निपटाने में दोनों देशों के राजनेता लगे हुए थे। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को कहीं से पता चला कि ब्रिटिशों ने एक मुस्लिम बहुल इलाके को किसी भी देश में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने यह बात पाकिस्तान के कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बता दी। जिन्ना इस बात को सुनने के बाद तुरंत हरकत में आए और उन्होंने अपने पाकिस्तान आर्मी के 2 जहाज साउथ की तरफ रवाना कर दिए। पर वहां जाने के बाद पाकिस्तानी सेना को कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनके अरमानों पर पानी फिर गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। पर आखिर उन्होंने वहां पर ऐसा क्या देख लिया था जो उन्हें वापस लौटना पड़ा? जानने के लिए चलिए हमारे साथ समुद्र में उसी जगह पर जहां 1947 से पहले ब्रिटिशों का राज था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस मुस्लिम बहुल इलाके की बात कर रहे थे वो था लक्षद्वीप, जो आज भारत का अभिन्न अंग है। अरब सागर में 32 किलोमीटर तक फैला यह प्रदेश भारत की भूमि से करीब 500 किलोमीटर दूर है। 36 द्वीप समूहों से बने इस द्वीप पर आज करीब 65,000 के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर आबादी मुसलमानों की। पर एक समय पर यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी। यह आइलैंड पूरी तरह से खाली हुआ करते थे। पर 5वीं शताब्दी में केरल में कुछ ऐसा हुआ जिससे यहाँ की चीजें बदलने लगी। केरल के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म का स्वीकार कर लिया और अपनी राजधानी कोडोंगलूर से रातों रात भाग गए। उसके इस फैसले से रानी भयभीत हो गई और उसने राजा की खोज में अपने कुछ जहाज भेजे। यह जहाज अरब सागर में तूफान की चपेट में आ गए और पंगाराम आइलैंड से जाकर टकरा गए। मौसम ठीक होने के बाद पेरुमल के सैनिक वापस केरल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें आगाती और आमिनी जैसे द्वीप मिले, जिन्हें देखने के बाद इनमें से कुछ सैनिकों ने यही रहने का फैसला किया और इस तरह इंसानों ने यहाँ पर अपनी पहली बस्ती बसाई। 7वीं शताब्दी तक यह जगह अरब व्यापारियों के नजर में आ चुकी थी। अरबी लोगों ने तब तक दुनिया भर में व्यापार करना शुरू किया था। इन्हीं व्यापारियों के साथ एक व्यक्ति दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ा। उसका नाम था शेख उबैदुल्ला। शेख उबैदुल्ला ने मक्का में रहते हुए एक सपना देखा था कि वो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार करेगा और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उसने दुनिया की यात्रा करना शुरू किया था। इसी एक यात्रा के दौरान उसका जहाज अरब सागर में तूफान की चपेट में आ गया और बर्बाद हो गया। एक तख्ते के सहारे वो किनारे पर पहुंचा और वो जिस किनारे पर पहुंचा था वो था लक्षद्वीप का अमीनी आइलैंड। उबैदुल्ला ने यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों ने उसका जमकर विरोध किया और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उबैदुल्ला पास ही में मौजूद कावारती द्वीप पर गए और वहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में बताने लगे। वो यहाँ के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने में सफल रहे। इसके कुछ दिनों बाद उबैदुल्ला आगाती द्वीप पर गए और फिर इसके कुछ समय बाद वापस अमीनी द्वीप पर आए। उन्होंने यहाँ पर वापस से अपने धर्म प्रचार का काम शुरू किया और इस तरह उन्होंने इस द्वीप को एक मुस्लिम द्वीप बना दिया। उबैदुल्ला अपनी मृत्यु तक इसी द्वीप पर रहे और वो वापस कभी मक्का नहीं लौटे। उनके मृत्यु के बाद उनके दफन स्थल पर एक मस्जिद बनाई गई, जो आज यहाँ के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक। 11वीं शताब्दी में पहली बार चेरा के कुलशेखर राजवंश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर इसके कुछ समय बाद चोलाज ने चेराज को हराकर इसे अपने झंडे के नीचे लाया। चोलाज ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। फिर 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से भारत आए और उन्होंने मालाबार तट के साथ साथ अमीनी द्वीप में भी अपने कारखाने लगाए। पुर्तगाली चाहते थे कि वो इन द्वीपों से पूरी दुनिया में चल रहे व्यापार को कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और साल 1545 में उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत में अरक्कल के महिला शासकों ने इन द्वीपों को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर राज करने लगे।
अरक्कल के महिला शासक अलग अलग कारणों से वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, जिससे तंग आकर वहां के लोगों ने टीपू सुल्तान से मदद मांगी। टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर हमला कर दिया और लक्षद्वीप के अमीनदीव आइलैंड को अरक्कल के महिला शासकों से मुक्त कर दिया। फिर साल 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चौथा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही आधे लक्षद्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने अरक्कल के महिला शासकों को यहाँ से टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दे दी, पर साल 1908 में टैक्स समय पर न देने के कारण अंग्रेजों ने अरक्कल के शासकों से सारे अधिकार छीन लिए। साल 1912 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत लक्षद्वीप को मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बनाया गया और यहाँ के स्थानिक अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए गए। इसके साथ ही अंग्रेजों ने इन द्वीपों पर बंदरगाह, वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए स्कूल और अस्पतालों का निर्माण किया गया। यहाँ के नारियल के पेड़ को देखते हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर खोपरे के कारखाने लगाए। अंग्रेजों द्वारा लाई इस नीति ने उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में बांटा, भारत और पाकिस्तान। राजाओं को यह अधिकार दे दिए गए कि वो दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशों ने लक्षद्वीप को किसी भी देश में शामिल नहीं किया था। ऐसे में यहाँ पर ना ही कोई राजा था और ना ही इनके पास किसी भी प्रकार की कोई मिलिट्री। ऐसे में जो देश यहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता वो टेरिटरी उसी की हो जाती। भारत में पंजाब और बंगाल जैसी जगहों पर सरहद को लेकर बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे, जिसे निपटाने में पंडित नेहरू और सरदार पटेल लगे हुए थे। इसी बीच सरदार पटेल को खबर मिली कि पाकिस्तान ने अपने 2 जहाज साउथ की तरफ रवाना कर दिए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जहाज कहाँ जा रहे हैं। वो तुरंत हरकत में आए और उन्होंने मैसूर के मुदलियार ब्रदर्स के पास एक संदेश पहुंचाया और उन्हें मैसूर पुलिस के साथ लक्षद्वीप पहुंचने का आदेश दिया। रामास्वामी मुदलियार तब मैसूर के दीवान हुआ करते थे। उनके पास मैसूर पुलिस फोर्स का पूरा कंट्रोल था। वो तुरंत अपने भाई लक्ष्मण स्वामी के साथ लक्षद्वीप के अमिनी आइलैंड जा पहुंचे और वहां पर भारत का तिरंगा फहराया। इस घटना के कुछ समय बाद पाकिस्तान आर्मी के 2 जहाज अमिनी आइलैंड के नज़दीक पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय पुलिस को जहाज़ों के साथ देखा। वो समझ गए कि भारत हमसे पहले यहाँ पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद उनके जहाज वापस पाकिस्तान चले गए। भारत ने यहाँ की मलयालम भाषा को देखते हुए 1956 तक इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर ही रखा। फिर 1956 में इसे एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। आज लक्षद्वीप विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। पिछले साल भारत और मालदीव में हुए क्लैशेस के बाद भारत ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने का अपना मन बना लिया है। इसके लिए उसने कुछ ज़रूरी कदम भी उठा लिए हैं।